बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट, लेक्चर 7 पार्ट 4। कोशिश करेंगे कि ये फ़ाइनल हो जाए, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये फ़ाइनल होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, जितना जो सोचा था ना सिंध के बच्चों को लेके ख़ास तौर पे कि वो वाकई नॉलेज गेन करें, तो हमारे सिंध के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल लगा के पढ़ रहे हैं, कमेंट्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं, बेहद खुशी होती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तानी साइंटिस्ट, ठीक है, हमारा सासा कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में, और पहले पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है भाई, ग्रेट पाकिस्तानी। इनकी डिटेल जो लिखी हुई है इसके अंदर बता देता हूँ आपको। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज बॉर्न इन झंग। कहाँ पैदा हुए? झंग में पैदा हुए भाई। ये पंजाब का एक शहर है हमारे, ठीक है, और एक छोटा सा शहर है पाकिस्तान का। कब? 1926 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे चाइल्डहुड से ही, ठीक है। इन्होंने अपनी एग्ज़ामिनेशन पास की डिस्टिंक्शन से, और क्या है, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इनको स्कॉलरशिप दी गई। स्कॉलरशिप क्या होती है भाई? स्कॉलरशिप ये होती है कि आपकी जेब से अब कुछ नहीं जाएगा, आपका जो ख़र्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, गवर्नमेंट जो है आपका ख़र्चा उठाएगी। कहाँ गए ये स्कॉलरशिप पे? यूके गए, यूनाइटेड किंगडम, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये पाकिस्तान आए, कब आए ये? 1950 में, 1950 में, जब पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बना था, 3 साल हुए थे पाकिस्तान को बने। लेकिन फिर उसके बाद ये दोबारा यूके गए और अपनी रिसर्च को प्रमोट किया। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फ़िज़िक्स में। कब? 1979 में। 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ जो है वो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, ठीक है, और उस शख्स को दिया जाता है जिसने इंसानियत के लिए कुछ काम किया। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, इन्होंने किया क्या था ये भी आपको बता दूं। जिसको गट कहते हैं, ये थ्योरी दी थी इन्होंने, गट। ये है वो कोर कॉन्सेप्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम का इसमें, जिस पे मैं तफसील से बात करूँगा। इसलिए मुझे लग रहा था कि बात पूरी हो नहीं पाएगी, पार्ट 4 में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे हरदिल अज़ीज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आएंगे आखिर में, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। गट क्या है? इसको हम कहते हैं ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी ये उन्होंने दी थी। अब ऐसी क्या ख़ास बात थी इस थ्योरी के अंदर जिस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला? इसके अलावा 2 और साइंटिस्ट थे, अभी उनका तो मुझे नाम याद नहीं, जिन्होंने इनको हेल्प आउट किया, साथ थे, को वर्कर थे, साथ काम किया उन साइंटिस्ट ने। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपना नोबेल प्राइज़ जो है उनके साथ भी शेयर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोबेल प्राइज़ उनको भी दिया गया। 2 और साइंटिस्ट हैं, ठीक है। बहरहाल कोर कॉन्सेप्ट जो काम था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का ही था इसके अंदर, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के अंदर। अब ये क्या है ज़रा इसको समझे, बाकी तो और चीज़ बता देता हूँ और उन्होंने क्या किया बाद में आगे। थ्योरी है सारी की सारी। इन्होंने एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स जो है वो ट्रिस्टी इटली में कायम किया, ठीक है, ताकि वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, साइंस में आगे पढ़ना चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ से। कंट्रीज़ 3 तरह की होती हैं। एक होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका, यूके, जर्मनी। दूसरे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनको हम कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक, यानी कि जो तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, फुली डेवलप नहीं हुए लेकिन बिल्कुल वो भी नहीं है। जैसे हमारे सोसाइटी में 3 कैटेगरीज होती है ना। एक एलियट क्लास है, बहुत ही हाई फाई, कुत्ता भी एक वक्त का खाना उनका जो है वो 10-20 हज़ार रुपये का खा रहा होता है, वो एलिट क्लास है। उसके बाद हमारे जो है वो
मिडिल क्लास आ जाती है, उसके बाद हमारी लोअर क्लास आ जाती है, बेचारा मज़दूर तबका है, ये है वो है, टीचर को भी मिला लें उसी में जाने दें। तो ये 3 क्लासेस हैं हमारी। बिल्कुल इसी तरह ममालिक भी बेचारे 3 तरह के हैं। एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दूसरी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको उर्दू में तरक्की पजीर कहा जाता है। इनकी मिसाल हमारी ऐसी है जो हमारी सोसाइटी की मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो पुअर कंट्रीज़ में होते हैं, पसमानदा ममालिक जो होते हैं, ठीक है। बेचारे बहुत गरीब हैं, खाना पीने उनके लिए मुश्किल है, आगे तो वो पता नहीं क्या करेंगे। हमारे पाकिस्तान का जो शुमार होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, यानी कि वो आगे जो बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास है, ठीक है। बहरहाल ये तो बात साथ साथ मैंने बता दी आपको, तो बात तवील हो जाएगी। मैं इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, इसको ये ख़त्म कर लूँ ज़रा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ से उन लोगों को मौका दिया जाए जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। इटली में ये रिसर्च सेंटर इन्होंने कायम किया। अच्छा, ये ऑफ कोर्स ही वॉज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट, और ये हमेशा लर्निंग सर्कल्स के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। ये तो सारी तफसील हो गई, आपको बुक से ही मिल जाएगी। मेन चीज़ है ये गट, ये क्या है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इससे पहले आपको बड़ा ही अहम टॉपिक है ये फ़िज़िक्स की दुनिया का। जो बच्चे आगे फिज़िसिस्ट बनना चाहते हैं ना, उनके लिए बड़ा ही अहम है, इसलिए ज़रा दिल लगा के सुनो, कान लगा के नहीं, दिल लगा के सुने जो मैं समझा रहा हूँ। शायद आपने इतनी तफसील पहले ना सुनी हो। हमारी ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है? एक तो काम हो रहा है, काम हो रहा है, दूसरा बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। एक काम हो रहा है, दूसरा बातें हो रही हैं। आप 9th में आ गए माशाल्लाह, मैट्रिक में आ गए, तो आगे फिर क्या होगा? आपका एक थ्योरी का पेपर होगा, दूसरा प्रैक्टिकल होगा। होता है ना, थ्योरी में क्या होता है? सिर्फ लिखना, इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं, उल्टा सिस्टम है हमारी तरफ। प्रैक्टिकल का भी होगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है? प्रैक्टिकल में काम हो रहा होता है। थ्योरी में क्या हो रहा होता है? बातें हो रही होती हैं। यानी कि आपका याद करके लिखने का जो काम है सारा का सारा, वो थ्योरी में होता है, और प्रैक्टिकल का काम आपका कहाँ होता है? लैब में होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये 2 चीज़ें, थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी, जाहिर सी बात है, आपने तबलीग भी की, लोगों को वाज़ भी किया, ज़बानी कलामी भी समझाया। आपकी क्वालिटी यूनिक क्या है? आपकी क्वालिटी यूनिक ये है कि सिर्फ आपने बातें नहीं की, प्रैक्टिकली भी करके दिखाया लोगों को। सिर्फ थ्योरी नहीं दी, प्रैक्टिकल भी। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले प्रैक्टिकल करके दिखाया, फिर थ्योरी दी। दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल। बहरहाल ये मैं आपको 2 चीज़ों पे लेके आ रहा हूँ। इसी से फिर साइंस की तरफ चलेंगे, फिर जाके आपको इसमें बड़ी लंबी तफसील है, पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बने। कोशिश तो ये है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को भी इसके बाद वाली वीडियो में बना दूँ। अब देखूँ हिम्मत कितनी है। चलें, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात आपको समझ में आ गई। साइंस की दुनिया में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह साइंस की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं, इसको मिटा दूँ, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको ज़रा समझें। इसी प्रैक्टिकल को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपको पता है, तजुर्बा करके दिखाना। दूसरी चीज़ होती है थ्योरी। मिसाल के तौर पर आपको बताया जाए कि आपको कार चलानी है, तो कार चलाने के लिए आपको पहले सिखाया जाएगा, थ्योरी दी जाएगी कि ये कार है, इसके इतने गियर हैं, ये इसका जो है वो एक्सेलेरेटर है, ये स्टीयरिंग है, इसको इस तरह से चलाते हैं, ये वो सब कुछ पहले थ्योरी हो गई, समझा दिया आपको, ज़बानी कलामी बातें हो गई। अब क्या होगा? अब एक्सपेरिमेंट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको प्रैक्टिकल भी कहते हैं। साइंस जो है बिल्कुल इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक है थ्योरेटिकल साइंस, जिसमें बातें हैं, ठीक है।
और दूसरी है प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकल साइंस, इसमें आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकल साइंस में आप इन्वेंशंस करते हैं, ईजाद करते हैं। इन्वेंशंस मतलब ईजादात करते हैं। कंप्यूटर ईजाद कर लिया, मोबाइल ईजाद कर लिया। इन्वेंशंस में यही होता है ना, ईजादात में कोई चीज़ बना ली भाई, बल्ब ईजाद कर लिया, लाइक दिस। थ्योरेटिकल साइंस के अंदर अब ईजादात तो कुछ भी नहीं होंगी, ईजादात तो कुछ भी नहीं होंगी। मतलब इन्वेंशन जो है उसमें आप कोई चीज़ बनाते हैं। थ्योरेटिकल साइंस के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है दरियाफ्त करना। दरियाफ्त करना क्या मतलब होता है? कि एक चीज़ मौजूद तो है लेकिन उसका पता नहीं है, दुनिया की नज़रों से वो ओझल है, पोशीदा है, वो दुनिया को पता नहीं है वो क्या है, वो छुपी हुई है। आपने उसको डिस्कवर कर दिया, आपने उस दुनिया के सामने उसको लेकर आ गए। बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल साइंस के अंदर तो इन्वेंशंस होती हैं और थ्योरेटिकल साइंस के अंदर डिस्कवरीज होती हैं। सर ये भी बात समझ में आ गई। अब गट समझा दीजिए, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है बताते हैं भाई आपको, ये समझ में आ गई। अब आपको बता दूं, आगे चलते हैं, इसको मिटा दूँ, प्रैक्टिकल साइंस को मिटा दीजिए। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं ना, थ्योरी का और एक्सपेरिमेंट का या प्रैक्टिकल का आपस में ताल्लुक़ तो है ना। आप सिर्फ बातों की हद तक थोड़ी ना रह सकते, आपको परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा। बात को थोड़ा सा समझिएगा। आपको कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती है, आपको सारे पार्ट्स का पता है, सारे गियर का पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपको गाड़ी ही नहीं चलानी आती तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। मतलब थ्योरी तो आपकी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल में ज़ीरो है। बात समझ में आ गई? बहरहाल साइंस में हमने थ्योरेटिकल साइंस को लिया जिसमें आप डिस्कवरी कर रहे हैं, पहले से चीज़ें मौजूद हैं। ये जो थ्योरेटिकल साइंस है अब इसको ही लेके चलेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। ये जो थ्योरेटिकल साइंस, साइंटिस्ट, अब साइंस दो तरह की हो गई तो साइंटिस्ट भी दो तरह के हो गए। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट हो गए और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कह लें या एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कह रहे हैं, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हो गए। ठीक है ना भाई? ये थ्योरेटिकल साइंटिस्ट क्या करेंगे? दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवर करेंगे, छुपी हुई चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे। और प्रैक्टिकल साइंटिस्ट क्या करेंगे? ईजादात करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे। ओके फाइन। ये थ्योरेटिकल साइंटिस्ट में ये थ्योरीज देते हैं। क्या देते हैं? ये थ्योरी देते हैं। थ्योरी क्या है भाई? थ्योरी स्टेटमेंट, किसी की कही हुई बात है। स्टेटमेंट मतलब बयान, किसी की कही हुई बात। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं भी अगर कोई बात कह दूं, क्या वो भी थ्योरी कहलाएगी? किसी की कही हुई बात, तो भाई मैं भी इतनी सारी बातें कर रहा हूँ कि सारी थ्योरी हो गई? नहीं। ऐसी थ्योरी, ऐसा स्टेटमेंट जो कि मैथमेटिकली प्रूव्ड, मैथमेटिकली प्रूव्ड हो। भाई दो तरीके हैं प्रूफ करने के किसी भी चीज़ को। मैं आपसे कहता हूं कि ये मार्कर है, अब देखें, अब ज़रा समझिएगा। थ्योरी क्या है? बातचीत ही है ना, इसको हम क्लेम भी कहते हैं, दावा, क्लेम। आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप बात आम नहीं कर रहे, आप दावा कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मार्कर है, मैं दावा करता हूँ, मेरी ये थ्योरी है, मेरा ये क्लेम है, आप आजमा के देख लें। मैं जब इसको नीचे छोड़ूंगा तो ये नीचे जाके गिरेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़मीन पर किसी भी चीज़ को आप छोड़ेंगे वो नीचे जाके गिरेगी। ये मेरा क्लेम है, ये मेरा दावा है। अब मैंने छोड़ के दिखाया नहीं है चीज़ों को, याद रहे, मैंने थ्योरी दी है, मैंने बात की है, मैं दावा कर रहा हूँ कि जनाब आप कोई भी चीज़ छोड़ेंगे वो नीचे जाके गिरेगी। अब आपका काम है, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट, ये इनका काम है। थ्योरेटिकल साइंटिस्ट ने बात कर दी, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट परफॉर्म करेंगे। समझ में आ रही है बात? अब दुनिया भर के जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे ये मेरी बात को, तो मेरी थ्योरी फिर सही या गलत हो जाएगी। अब वो चीज़ें फेंक के देखेंगे, सब नीचे जाके गिर रही होंगी। तो ये प्रैक्टिकल साइंटिस्ट वाले जिन्होंने तजुर्बात किए, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया,
मैंने ज़बानी एक बात की, एक दावा किया, मैंने थ्योरी दी है, तजुर्बात इन्होंने किए, एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए, और इनके एक्सपेरिमेंट्स ने साबित कर दी मेरी थ्योरी को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं, ये मेरी बात पर यकीन करेंगे क्यों? क्यों बोलेंगे कि हाँ चलो इनकी बात वाकई सही है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है मेरे पास? मैंने एक बात बोली, एक बात आपने भी बोली, आपकी बात पे तो वो कोई काम नहीं करने को तैयार नहीं है, बोले नहीं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर तेरे फ़ौरन एग्री हो गए। मैंने क्या किया? इसका मतलब सिर्फ मैंने बातें नहीं की, मैंने बातों के अलावा एक काम और भी किया जिसको हम कहते हैं पेपर वर्क। पेपर वर्क, और पेपर वर्क में मैंने पता है क्या किया? मैंने मैथ्स को इस्तेमाल किया, मैथमेटिकली मैंने अपनी बात को प्रूव्ड किया। मैंने जो क्लेम किया उसको मैंने मैथमेटिकली, मैथ्स के रूल्स, मैथ्स के प्रिंसिपल्स, मैथ्स के लॉज, मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी थ्योरी में अपने इस क्लेम को, कौन सा, कि किसी भी चीज़ को छोड़े नीचे जाके गिरेगी, मैंने मैथमेटिकली इसको साबित कर दिया। अब मैथ्स जो है, मैथ्स एक ऐसी ज़बान है, अगर मैथमेटिकली प्रूव्ड हो जाए, अब आपको लग रहा होगा ये तो शायद कोई मामूली सी बात है, नहीं 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 भाई, आपका क्लेम, आपकी बात, आपकी थ्योरी अगर मैथमेटिकली प्रूव्ड है तो यकीन जानिए ये बात 100% सही है, इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपकी बात, आपकी ज़बानी बात, आपकी थ्योरी, आपका क्लेम, आपका दावा, आप बातें करने के अलावा उसको मैथमेटिकली भी प्रूव्ड कर देते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ये जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट है ना, एक्सपेरिमेंट तजुर्बात करने वाले, ये आपकी बात 100% मानेंगे। जी बिल्कुल, ये काम होता है थ्योरेटिकल साइंटिस्टों का। इनके पास थ्योरेटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, इनकी कोई लैब नहीं होती जिसमें तजुर्बात कर रहे होते हैं, नहीं, इनके पास पेपर होते हैं, कंप्यूटर होता है, और सारा दिन इनका काम होता है हिसाब किताब करते रहना, मैथ्स के अंदर गुम रहना। ये मैंने अभी इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना के आपको इस मैथ्स की जादू नगरी सिखाऊंगा। आपको समझते लगता है मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैथ्स साइंस की ब्रांच नहीं है, पहले ये क्लियर कर दूँ मैं आपको, मैथ्स साइंस की ब्रांच नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं, मैथ्स साइंस की ब्रांच नहीं है। जी साइंस की ब्रांच नहीं है भाई, चेक कर लीजिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है। बहरहाल, तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चाबी है जिससे बाकी साइंस के ताले खुलते हैं। केमिस्ट्री भी इस ताले से खुलती है, मैथ्स से, मैथ्स की चाबी से। मैथ्स की चाबी से फिज़िक्स के ताले भी खुलते हैं, बायोलॉजी के ताले भी खुलते हैं। सब चीज़ों के, आपकी ज़िंदगी के हर एक ताले को मैथमेटिक्स की चाबी खुलती है। और मैथमेटिकली अगर आपने पेपर वर्क करके मैथमेटिक्स की ज़बान में प्रूफ कर दी अपनी बात को, तो ये 100% जब प्रैक्टिकल होगा तो 100% रिज़ल्ट सही आएगा। समझ आ गई बात? ये थ्योरेटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट नहीं थे। थॉमस एडिसन को ले लें, वो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट। तजुर्बात किए, नई नई इजादात की, 1000 के लगभग उन्होंने इजादात की। अल्बर्ट आइंस्टाइन, कितना बड़ा नाम है, थ्योरेटिकल साइंटिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। बात समझ में आ रही है? उन्होंने भी कोई लैब थोड़ी थी जहाँ पर वो बैठे हुए कोई तजुर्बात कर रहे थे, नहीं भाई नहीं। अब जब ये चीज़ जो कि थ्योरेटिकली प्रूव्ड हो जाए, मैथमेटिकली प्रूव्ड हो जाए, आपकी कही हुई बात मैथमेटिकली प्रूव्ड हो गई, अब इनका काम शुरू होता है, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट का काम शुरू होता है। अब ये क्या करेंगे, आपकी इस थ्योरी को जो कि मैथमेटिकली प्रूव्ड हो चुकी है, अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये सबसे पहले तो लैब बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने थ्योरेटिकली एक ऐसी बात कह दी, प्रॉब्लम ये हो गई कि वो तो है ही नहीं। अब देखें, सिर्फ गट को समझाने के लिए, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी को समझाने के लिए मुझे आपको कितना समझाना पड़ रहा है। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट थे, प्रैक्टिकल साइंटिस्ट नहीं थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह, ठीक है। तो उन्होंने मैथमेटिकली ये थ्योरी दी थी। दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैथमेटिकली इसको चेक किया, मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक थी,
सब खुश हो गए। एक और मैथमेटिकल थ्योरी की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आई थिंक 1915 में फील्ड इक्वेशंस दी थी बहुत सारी। उनमें एक इक्वेशन थी या बाद में थी, वल्लाह आलम, अभी मुझे सही तरह याद नहीं है, माफ़ कर दीजिएगा अगर यहाँ गलती हो जाए तो कमेंट में भी बता दीजिएगा अगर किसी को पता हो, मुझे सही तरह याद नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी ग्रेविटेशनल वेव्स की। अब देखें, आपको थ्योरी वर्ड का सही तरह से समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स, उन्होंने बोला ये हमारी ज़मीन है, इससे बाहर निकलो, ये सन है और ये प्लैनेट्स हैं दूसरे, और इन सन और इस प्लैनेट से और बाहर जाएं, एक और सन है, एक और सन है, एक और सन है, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज़ हैं। हमारी स्पेस के अंदर, हमारी कायनात के अंदर ये ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। किसने क्लेम किया, किसने थ्योरी दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी कहलाती है, 1915 में दी थी। मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया। अब मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, अब क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या स्पेस में गए थे? नहीं। क्या वो जाके उन्होंने चांद सूरज सितारों से आगे जाके कोई डिवाइस उनके हाथ में थी जिससे उन्होंने डिटेक्ट किया? नहीं, कोई डिवाइस नहीं थी। पेपर वर्क किया, मैथ्स बता रही थी, मैथमेटिक्स की ज़बान मैथ्स बता रही थी, मैथमेटिकल इक्वेशंस बता रही थी। आप यकीन जानिए कि मैथमेटिकल इक्वेशंस की आखिरी बात करके आगे चलता हूँ, इतनी अहमियत है साइंस की दुनिया में कि अगर आप 4 लोग बैठे हुए अभी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं ना, और मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथ्स की इक्वेशंस ये बताती हैं कि आप 4 नहीं हैं, आपके साथ कोई और 5वां भी है, 5वां भी है, 4 नहीं है, 5वां भी है, तो ये बात तय है कि वो होगा आपके साथ ही, डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। अगर मैथ्स की इक्वेशंस ये प्रूव कर रही हैं कि आप 4 नहीं हैं, 5वां भी कोई आपके साथ बैठा हुआ है, तो यकीन जानिए कि साइंस की दुनिया में उसको माना जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली प्रूव हो चुकी। मैथमेटिकली प्रूवन की इतनी बात काफ़ी। ग्रेविटेशनल वेव्स की थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन 1915 में। फिर बोल रहा हूँ भाई, ये भाई डेट्स वेट्स आगे पीछे हो जाएँ, गलती हो जाए, माफ़ कर दीजिएगा। अब उन्होंने बोला ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं। कौन बता रहा है भाई? वो बोल रहे हैं मेरी थ्योरी है, ये मेरा क्लेम है, ये मैं चैलेंज करता हूँ। कैसे चैलेंज करते हैं? मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया, सबने मान लिया, सारी दुनिया हैरान। अल्बर्ट आइंस्टाइन को सर आंखों पे बिठा लिया दुनिया ने, वाह भाई कमाल हो गया। पता है आपको कि ये ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंटली, तजुर्बाती तौर पर कब सच साबित हुई? 2015 में। 2015 में जी, 2015 में जाके वो थ्योरी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले दी थी, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। कैसे? क्योंकि 100 साल लगे लैब बनाने में, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, डिवाइसेस बनाने में, और उनके ऊपर वर्कआउट करने में साइंटिस्ट बरादरी को 100 साल लगे। और जब ये लैब और ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब तैयार हो गए तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने बताई ये बात। 2015 में डिटेक्ट की। क्या डिटेक्ट की? ग्रेविटेशनल वेव्स को बाकायदा डिटेक्ट किया। ये न्यूज़ में भी आया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी दी थी, प्रैक्टिकली उसको चेक किया जा चुका है। हमारी डिवाइसेस शो कर रही हैं कि स्पेस से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं, अर्थ पे भी आती हैं, और हमारी अर्थ पे मौजूद इन डिवाइसेस ने उनको डिटेक्ट कर लिया। मेरे ख्याल में अब आपको साइंस की ये 2 जो दुनियाएं हैं, एक थ्योरेटिकल है और दूसरी प्रैक्टिकल है, ये समझ में आ गया होगा। साइंटिस्ट बरादरी भी समझ में आ गई होगी। एक थ्योरेटिकल साइंटिस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट होता है, एक जो है वो डिस्कवरी करता है, दूसरा इन्वेंशन करता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं ज़रा, ये क्या है गट की तरफ। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे, ठीक है भाई। तो उन्होंने भी इक्वेशंस पे काम किया, इक्वेशंस पे काम किया, और उन्होंने एक पॉसिबिलिटी का बताया, पॉसिबिलिटी का, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की पॉसिबिलिटी? उन्होंने बताया यूनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी। यूनिफिकेशन वर्ड किससे बना है? यूनिफिकेशन वर्ड यूनिटी से बना है। यूनिटी वर्ड किससे बना है? यूनिट से। यूनिटी का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद।
और इत्तेहाद कब कायम होता है? जब एक जगह पे चीज़ें इकट्ठी होती हैं, एक जगह पे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक जगह जमा होना, इसको कहते हैं यूनाइट हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, एक हो जाइए। आप बिखरे हुए हैं, एक हो जाइए, यूनाइट हो जाइए। कितने वर्ड निकल रहे हैं? यूनाइट, यूनिटी, यूनिट, यूनिफिकेशन और यूनिफाइड। तो इन सब लफ्ज़ों का मतलब यूनिफिकेशन का, यूनाइट का, यूनिटी का, यूनिट का, यूनिफाइड का, इन सब लफ्ज़ों का एक ही मतलब निकल रहा है कि कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं जिनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है? जमा किया जा रहा है। ठीक है भाई। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बताया कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप गैदर कर लें, यूनाइट कर लें, यूनाइट कर लें, यूनाइट कर लें किसको? फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस को। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए फिर आपको लेके चलते हैं कहाँ पर? हमारी दुनिया में। ध्यान लगाइएगा, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं समझता हूँ मैट्रिक के लेवल पे या हायर क्लास के बच्चे हैं सुन रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं है, ज़रा ध्यान लगाइएगा। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि ये मुमकिन है कि आप यूनिफिकेशन कर सकें, आप यूनाइट कर सकें, आप एक जगह इकट्ठा कर सकें। किसको? फंडामेंटल फोर्सेस को। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। बुनियादी का मतलब ये होता है कि जो अलोन हो, जो अलोन हो, मतलब फंडामेंटल का वो किसी से ना बनी हो, वो किसी से ना मिलकर बने, ना मिलकर बने। जैसे कि हमारे पास पार्टिकल्स की दो टाइप होती हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, और दूसरे कौन से होते हैं? कंपोजिट पार्टिकल। ये बात मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में बताई थी। एलिमेंट्री पार्टिकल और कंपोजिट पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो मज़ीद किसी दूसरे पार्टिकल से मिलके नहीं बनते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल। लेकिन अगर प्रोटॉन को देखें, ये कंपोजिट पार्टिकल। न्यूट्रॉन को देखें, वो कंपोजिट पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मज़ीद पार्टिकल से मिलके बनते हैं, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन मज़ीद किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बनता, इसीलिए ये एलिमेंट्री पार्टिकल। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी, अलोन, वो चीज़ या वो फोर्स जो किसी दूसरी फोर्स से मिलके न बनी हो, उससे मज़ीद फोर्सेस बन रही हो। समझ आ रही है बात? वो खुद किसी से ना बनी हो, उससे मज़ीद फोर्सेस बन रही हो। बात समझ में आ गई? तो ये होता है फंडामेंटल का मतलब। यहाँ पर एलिमेंट्री और कंपोजिट पार्टिकल की मदद से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। ठीक, अब ज़रा यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड आ गया, फोर्स। ये क्या है? फोर्स किसको कहते हैं? एन एजेंट। इसकी अभी आधी अधूरी डेफिनेशन बताऊंगा, पूरी नहीं बताऊंगा, ये तो आगे बहुत तफसील है। एन एजेंट, एक ऐसा एजेंट which causes a body to move या मोशन, या आसान लफ्ज़ों में आप बता, फोर्स उस चीज़ को कहा जाता है, एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जिसकी वजह से हरकत हो रही हो। ठीक है, अब एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, आपके इर्द गिर्द कितनी हरकत हो रही है? फ़ैन चल रहा है, ये हरकत हो रही है। मुझे देख लें, मैं भी हाथ वाथ हिला रहा हूँ, ये भी हरकत है। आप भी हरकत कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कपड़े वगैरह हिल रहे हैं, हवा से हरकत कर रहे हैं। कोई सी भी हरकत है, गाड़ी चल रही है, ज़मीन घूम रही है, सूरज, चाँद, सितारे, शहाब साकिब, ज़मीन पर चलने वाले जानदार, कीड़े मकोड़े, या फिर हमारे पास प्लांट्स हैं, उनकी हरकत हो रही है। हरकत, मोशन फोर्स के बग़ैर नहीं हो सकता। इसको जहन नशीन कर लें, पक्का पक्का जहन नशीन कर लिया, पक्का जहन में बैठ गया, कोई परेशानी? ठीक है, तो यकीन हो गया आपको कि फोर्स होगी तो हरकत होगी किसी बॉडी की,
अगर फोर्स नहीं होगी तो हरकत भी नहीं होगी। ठीक है, मिटा दूँ इसको, ये भी बात, फोर्स भी मैंने बता दिया आपको। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो क्या कर सकें, फंडामेंटल फोर्सेस को यूनाइट कर सकें। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारी नेचर में 5 हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरी हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। चौथी हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और पांचवी हमारे पास है वीक फोर्स। ये पार्टिकल फिज़िक्स का टॉपिक है, पहले आपको ये बता दूं, ठीक है। वीक फोर्स, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो ये 5 फोर्सेस क्या हैं, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारी नेचर के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये आगे आपको पता चलेगा, बता देता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारी इस कायनात में जितनी बॉडीज़ जिनका मास है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये डस्टर है, ये बोर्ड है, आप हैं, मैं हूँ, हम सब का वज़न है, हम सब का मास है, तो हम सब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे मैग्नेट के पास आयरन आता है और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जिनका मास है, जिनका वज़न है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे बड़ी एग्जाम्पल, जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। अब यहाँ पर आप ये कह रहे होंगे कि ये क्यों नहीं चिपक जाता आपस में, जैसे मैग्नेट और आयरन था। भाई यहाँ तो ये फोर्स है तो सही, लेकिन ये बड़ी ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स का मास थोड़ा है। लेकिन अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, हम जो हैं अर्थ के ऊपर कितने हैं, छोटे छोटे से, तो इसका बहुत ज़्यादा मास है, इसलिए इसके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। तो ये क्या करेगी, सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगी। अर्थ कहाँ है इस वक्त जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? मेरे पैरों के नीचे है ना। आप जो सुन रहे हैं मुझे, वो भी आप जिस रूम में हैं वहाँ पर भी ज़मीन है। अर्थ को हम ज़मीन भी तो कहते हैं, ज़मीन ये ऐसी गोल है। अब प्रैक्टिकल इसका देखना, ये देखें, मार्कर नीचे गिरा। मैंने क्या सिखाई है अभी बात? मैंने सिखाया था कि फोर्स के बग़ैर हरकत नहीं हो सकती। हरकत हो रही है तो समझ जाइए कोई फोर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ से तो यहाँ तक मैं ले आया इसको, मेरी फोर्स लगी। यहाँ से जब मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे आया। अब कौन सी फोर्स लगी? मैंने तो नहीं लगाई। ये कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये ऊपर से नीचे आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगती है? चीज़ों के मास की वजह से लगती है। और हमारे ज़मीन पर सबसे हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन खुद है, इसलिए इसकी फ़ोर्स भी ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हमें इसी की फ़ोर्स ज़्यादा फील होती है, जिसको हम कहते हैं चीज़ों का नीचे गिर जाना। तो इस सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती है। चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। किन की वजह से होती है? चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 2 बता दूं। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों भी हैं। ठीक है, जिस तरह एक मैग्नेट है, ये भी जो है वो फोर्स लगाते हैं और ये भी फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी फोर्स लगाएगा और प्रोटॉन भी फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगाएगा? जैसे एक मैग्नेट लगाता है, जैसे एक मैग्नेट लगाता है। मैग्नेट कैसे फोर्स लगाता है? फोर्स एट अ डिस्टेंस, फोर्स एट अ डिस्टेंस। कैसे? ये मैग्नेट आप रख दीजिए, ठीक है, ये आयरन का पीस पड़ा हुआ है, आगे ले आइए, आगे ले आइए, इस आयरन के पीस को थोड़ा आगे, यहाँ तक आप लेके आए हैं खुद, लेकिन यहाँ से आगे ये आयरन का पीस खुद जाके चिपक गया इस मैग्नेट से।
चिपक गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो आप लाए, यहाँ से फिर आपके हाथ से आयरन का पीस निकला और ख़ुद जाके चिपक गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगी वो आपकी लगी, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगी वो किसकी लगी भाई? इस मैग्नेट की लगी। इसको कहते हैं फोर्स एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से एक्ट करने वाला फोर्स। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट्स क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस से फोर्स लगा सकते हैं। इसने क्या किया, इस आयरन को अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी ये फोर्सेस लगाते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास और कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, ये तो पता ही है आपको। मैग्नेटिक फोर्स ये मैग्नेट्स की वजह से, मैग्नेट्स हमारी ज़मीन पर जितने मैग्नेट्स हैं या तो नेचुरल हैं या फिर मैन मेड हैं मैग्नेट्स, वो भी फोर्स लगाते हैं, वो भी फोर्स एट अ डिस्टेंस लगाते हैं, फोर्स एट अ डिस्टेंस। ये तीसरी फोर्स हो गई, ये भी फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। चौथी फोर्स और पांचवी फोर्स ये है थोड़ी सी डेंजरस, क्योंकि अब यहाँ से मामला आगे निकल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर तो सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए जिनका मास है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये भी फोर्स एट अ डिस्टेंस लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट लगाता है, ये भी आसान है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स ये क्या है, इसके लिए आपको एटम में चलना पड़ेगा। मिटा दूँ इसको, कहाँ चलना पड़ेगा? एटम में। एक एटम को ले लीजिए, एक एटम के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटम ले लें, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। इसका स्ट्रक्चर बना है अगर ऑक्सीजन के एटम का, कैसा होगा? सेंटर में ये जो आपको अंगूर के दानों का गुच्छा नज़र आ रहा है, ये बंच ऑफ एप्पल, जो बंच ऑफ ग्रेप्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये अंगूर नहीं है भाई, ये क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और ये हो गए 8, ये हो गए, और ये भाई कम ज़्यादा हो गए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ये क्या है? ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका एक गुच्छा सा बना हुआ है, और ये न्यूक्लियस एटम के बीच में एक जगह पे जमा हुए हैं। न्यूक्लियस जो है वो समझते हैं बच्चे शायद कोई गोल चीज़ है जिसके अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से चिपके हुए हैं। समझ में आ गई बात? ये हो गई बात। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन अब बच गए, ये कहाँ जाएंगे? ये बाहर मौजूद होते हैं, ये बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है भाई। ये ऑक्सीजन का छोटा सा मैंने एटम बताया, ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पर बाहर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स को ज़रा समझ लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये समझ लीजिए। एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को अपने से दूर करेगा, रिपेल करेगा, और इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जितने प्रोटॉन हैं यहाँ पर सब पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को दूर करेंगे ना, करेंगे ना दूर, लेकिन ये तो दूर नहीं हो रहे, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, न्यूट्रॉन भी चिपके हुए हैं, प्रोटॉन भी चिपके हुए हैं। तो सवाल ये जहन में आता है कि ये फिर दूर क्यों नहीं हो रहे? एक काम हो सकता है, ये जितनी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को दूर करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, दूसरे ये जो प्रोटॉन्स हैं सब पॉजिटिव हैं, तो जितनी ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को दूर करने के लिए, उससे ज़्यादा कोई एक फोर्स है जो कि इनको नज़दीक कर रही है। समझ आ गई बात? ये देखें, फोर्स जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, अब एक फोर्स इनकी है, प्रोटॉन और प्रोटॉन्स की, और उस फोर्स के ज़रिए एक दूसरे को दूर करना चाहते हैं। दूसरी फोर्स कौन सी है? एक ऐसी जो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और न्यूक्लियस में मौजूद है। वो फोर्स क्या कर रही है? इनको नज़दीक करके रखी हुई है, इनको चिपका के रखी हुई है, इनको आपस में
बाउंड करके रखा हुआ है। इसी फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ गई। अब वीक फोर्स की तरफ चलते हैं, ये मिटा दूं। वीक फोर्स के लिए अब आपको एक न्यूट्रॉन को लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक प्रोटॉन ले लीजिए, एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉन बाहर पड़ा हुआ, ये प्रोटॉन अकेला है, याद रहे, दूसरे किसी प्रोटॉन के साथ चिपका हुआ नहीं है, न्यूक्लियस में नहीं है, ये अकेला अलोन एक प्रोटॉन है। कुछ टाइम बाद ये प्रोटॉन ब्लास्ट हो जाएगा, धमाके से फट जाएगा। याद रहे प्रोटॉन एक कंपोजिट पार्टिकल है, ये एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिल के बना है। समझ में आ गई बात, जिनको क्वार्क्स कहा जाता है। ये प्रोटॉन जब, इसको हम कहते हैं डिके, टूट जाना, तो ये प्रोटॉन इसका जब डिके होगा, ये टूटेगा, तो आपको पता है इसमें से क्या क्या निकलेगा? इसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा। बल्कि नहीं, शायद मैंने उल्टा तो नहीं बता दिया। हाँ भाई उल्टा बता दिया। नहीं, एक मिनट। प्रोटॉन देखें, नींद आ रही है शायद, भूल गया मैं। प्रोटॉन एक टूटेगा तो यहाँ पर नहीं, याद आ गया, न्यूट्रॉन लेंगे भाई, प्रोटॉन नहीं लेंगे। न्यूट्रॉन लीजिए, न्यूट्रॉन लीजिए, और इससे जो है वो प्रोटॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक और है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो, ये इसका सिंबल, न्यूट्रिनो, ये निकलेगा। तीन चीज़ें, ये इनसे तीन पार्टिकल्स मज़ीद इससे अलग हो जाएंगे। किससे? इस एक न्यूट्रॉन से, जब इसका डिके होगा, जब ये टूटेगा। बात समझ आ गई आपको? फिर भी भाई अगर यहाँ पर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, करेक्शन में ठीक कर दूँगा, ठीक है। अब ये एडिट वगैरह करने का चक्कर मैं नहीं पालता यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। ये वीडियोज़ वगैरह भी एडिट नहीं करता मैं, जैसी बनाता हूँ सिर्फ कंप्रेस करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। बहरहाल आगे चलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये न्यूट्रॉन जो टूट गया, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में, क्या ये तीनों पार्टिकल नहीं हैं? बिल्कुल ये पार्टिकल हैं। तो ये इसमें से निकले हैं, तो इसका मतलब ये तीनों इसमें भी तो मौजूद थे ना। तो अगर ये तीनों इसमें मौजूद थे, तो अब ये तीनों किस हैसियत में मौजूद थे, अब वो तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, वरना बात और तवील हो जाएगी। यहीं तक इसको रखते हैं। बहरहाल ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं इसके अंदर। तो किसी फोर्स ने तो इनको बांध के रखा हुआ है, लेकिन वो फोर्स इतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए उस फोर्स को कहा जाता है वीक फोर्स। क्या कहा जाता है? वीक फोर्स। तो इस वीक फोर्स ने इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इस न्यूट्रिनो को आपस में बांध के रखा हुआ है, और ये न्यूट्रॉन को बनाया हुआ है। फ़िलहाल तो आप ये समझ लीजिए, वरना आप ये भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सर न्यूट्रॉन तो क्वार्क से मिलके बना है, तो क्वार्क अलग होने चाहिए, आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को क्यों अलग कर दिया? भाई अब इसमें लंबी डिटेल है, पार्टिकल फिजिक्स से पूरी। फ़िलहाल तो आप ये याद रखें। तो इनको बांध के जिसने रखा हुआ है, मिला के न्यूट्रॉन बना, ये वीक फोर्स है। अब ज़रा चलते हैं गट की तरफ, इसको मिटा दूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन गई। इसी एक वर्ड की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि ये पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है कि आप इनको यूनाइट कर दें। किनको यूनाइट कर दें? इन फोर्सेस को यूनाइट कर दें, इन फोर्सेस को यूनाइट कर दें, ठीक है। इन फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा कर दें। क्या इन फोर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है? मैथमेटिक्स क्या कहती है इसके हवाले से? मैथमेटिक्स कहती है बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल ने किया था किसको? इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इनको मिला के इसने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैथमेटिकली मैक्सवेल ने प्रूफ किया कि इन चारों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है, और उसने इक्वेशन दी इसके हवाले से, जो कि बिल्कुल सही बात है। बाद में एक्सपेरिमेंटली भी इसको देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, क्योंकि मैंने कहा ये मैक्सवेल भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट था। तो इसने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि भाई मैथमेटिक्स की ज़बान बोल रही है कि इन दो फोर्सेस को यूनाइट किया जा सकता है। बात को समझिएगा। बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वाकई इनको प्रूफ किया जा सका, और उनकी मदद से एक नई फोर्स बनी जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब फोर्सेस कितनी रह गई? एक तो ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स,
दूसरी ये दो थी, ये मिलके एक बन गई, तो दूसरी ये हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी कौन सी हो गई? वीक फोर्स। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को भी आप क्या कर सकते हैं? आप यूनाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं। और इन्होंने मैथमेटिकली, क्योंकि थ्योरेटिकल फिजिक्स थे, इन्होंने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूफ किया। समझ में आ गई? और इसको हम कहते हैं वीक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरी कौन सी थी? ये वीक फोर्स। इन्होंने साबित किया कि ये पॉसिबल है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर सकें, इनको यूनाइट कर सकें। समझ में आ गई बात? और उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया। और जब मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ किया तो इनके दो कोवर्कर्स थे साथ। 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इस बात के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली जब उन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये दो फोर्सेस जो हैं इनको यूनाइट किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैथमेटिकली प्रूफ हो गई तो एक्सपेरिमेंटली भी हो जाएगी। और 4 साल बाद 1983 में सर्न में, ये सर्न एक बहुत बड़ी लैब है, तकरीबन 10,000 साइंटिस्टों ने मिलकर सर्न को बनाया था। 10,000 साइंटिस्ट। 1983 में सर्न के अंदर इनका जब मॉडल जो था, ये जो दिया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने, कि ये इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स को और जो है वीक फोर्स को यूनाइट किया जा सकता है, मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ किया था। उसको एक्सपेरिमेंटली भी 1983 में सर्न में चेक कर लिया गया। समझ में आ गई बात आपको? लेकिन चेक कब हुआ? 1983 में। नोबेल प्राइज़ कब मिला? 4 साल पहले, 1979 में। मिटा दूँ इसको। अब कुछ और बात इसके हवाले से, बस आखिरी वीडियो बहुत तवील हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोर्सेस कितनी बच गई? अब ये हमारे पास ग्रेविटी बच गई, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक के साथ मिलके एक नई फोर्स बन गई जिसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो वीक फोर्स कहेंगे। याद रहे, इलेक्ट्रो वीक फोर्स जो है ये 3 फोर्सेस का मजमुआ है। कौन सी 3 फोर्सेस हैं वो? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स। समझ में आ गई बात? और तीसरी फोर्स कौन सी बच गई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ रही है? आगे आने वाले साइंटिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो थे, उन्होंने इनको भी जमा कर दिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स को और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी मैथमेटिकली उन्होंने प्रूफ कर दिया। यानी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम से भी आगे साइंटिस्ट जो है उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दिया कि ये इनको भी आप यूनाइट कर सकते हैं। अब एक फोर्स रह गई है, ये ग्रेविटी। ग्रेविटी अभी तक जो रह गई है उसकी वजह है कि ग्रेविटी के ऊपर अभी तक सही तरह से वर्कआउट नहीं किया गया। यहाँ तक मैं बता दूँ आपको कि ये जब इलेक्ट्रो वीक फोर्स डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दे दी तो इसको अब कहा जाता है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। क्या कहा जाता है? ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी पार्ट 1 इसको हम कह सकते हैं। पार्ट 1 जो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दिया, कौन सा? ये इलेक्ट्रो वीक फोर्स का। और ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का पार्ट 2 कौन सा था? जब इलेक्ट्रो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी यकजा कर लिया गया मैथमेटिकली। अब अगला स्टेप क्या है पता है आपको? जब ये गट हो चुका, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के दोनों हिस्से आ चुके, अब अगला स्टेप है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसको टो कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि एक फोर्स रह गई है जो कि अभी तक साइंटिस्टों के लिए क्वेश्चन मार्क बनी हुई। समझ में आ गई भाई? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सॉरी, बड़ी लंबी तवील वीडियो बन गई, मुझे अंदाज़ा है। पता नहीं, मुझे तो टाइम का भी अंदाज़ा नहीं कि क्या टाइम हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं इस पे तफसील से बात ना करता तो मज़ा नहीं आता। मतलब आपको पता तो लगे कि ये गट या ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दी क्या है ये आखिर, जिसके ऊपर इस वीडियो को बार बार देखिए और शेयर कीजिए।
देखें जो रटने वाले बच्चे हैं ना, मैंने पहले कह दिया, वो तो चले जाएं, उनका काम नहीं है यहाँ पे। नोट्स उठाएं, याद करें, पेपर दें, मसला हल। जो सीखना चाहते हैं ना वो मेरे साथ रुक जाएं, जो सीखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं बुक ख़त्म कर पाऊँगा या नहीं। हसीब भाई से मेरी बात हुई थी, वो हमारे हैक के जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा था कि सर आप इम्पोर्टेंट वीडियोस बना के जो है ना वो सिलेबस पूरा करवा दें। मैंने उस पर गौर भी किया, उनको मैंने ओके भी कर दिया, हाँ ठीक है सर, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बात दिल नहीं मानता यार, ये इसको पे वो पूरा काम किया जाए ना, क्यों छोड़ा जाए इन टॉपिक्स को भी। ये सब पढ़ेंगे हम। जो एग्ज़ाम की फ़िक्र कर रहे हैं वो एग्ज़ाम की फ़िक्र करें, नोट्स उठाएं, याद करें। जो सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ रहें, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।